Rahul Gandhi is a very nice person. As an individual, I would love him. Not love him to be his friend and all that. But that is not a matter. एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसको बैक कर रही है और उसके उसके थ्रू बीजेपी उभर रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस को अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको बराबर बनाना तो चाहिए था। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है कि जो भी इस रेजिम से एग्री नहीं करते हैं, जो भी डिसेंट करते हैं, उनको वो जेल में खोल देते हैं। और बाद में कोर्ट भी एक तो एक संस्था है, कोर्ट भी तो एक इंस्टीट्यूशन है, और उसका जो कंट्रोल है वो उसी तहत में आता है जैसे कि सारे संस्थाओं का कंट्रोल उन्होंने ले लिया है। ये नहीं चल सकता ना, बिकॉज राहुल गांधी इज नो मैच टू मोदी एज एन इंडिविजुअल। बीजेपी जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो हार ही नहीं सकता है जब तक वो ना चाहे। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हरकारा डायरी तक। और आज हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर आनंद गिल तुम्बड़े, जो नागरिक अधिकारों के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं। आईआईटी खड़गपुर में पढ़ा चुके हैं, लेखक हैं। और उनके हाल के 2 लेख बहुत चर्चा में रहे हैं, जो कि बिहार चुनाव के बारे में थे। पहला जो उन्होंने लिखा था कि ये जो स्क्रोल में छपा था, जिसका लिंक हम लगा देंगे यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में, जो कह रहे थे कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये विपक्ष को इस चुनाव में पहले तो भाग ही नहीं लेना चाहिए था। और फिर उन्होंने चुनाव के बाद एक लंबा विश्लेषण किया, जो कि कल के हरकारा में हमने उसकी कुछ हिस्से छापे थे, संक्षिप्त रूप से, जो 2 आयर में छपा। नमस्कार तिलटुमे साहब, और आपका स्वागत है इस बातचीत में। अगर हम ये शुरू करें इस बात से कि आपके लेख के बारे में जो ये आप बता रहे हैं कि दो इसको लेकर 2 सवाल हैं। एक कि जो चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां हैं उसको, उसकी रोशनी में उसको हम कैसे देखें, और दूसरा ये कि उसको अगर हम चुनाव मानते हैं, दूसरा भी जितना भी है चुनाव वो, तो उसको फिर हम कैसे देखते हैं। तो पहले तो जो आपका ये जो तर्क था कि विपक्ष को इसका बायकॉट करना चाहिए था, या ये सुधार पहले होना चाहिए फिर उसके बाद चुनाव की बात की जानी चाहिए। या मेरे ख्याल से, जैसे कि आपने ये वायर का भी लेख का उल्लेख किया, मैंने वहां पे बताया है कि जो अपोजिशन का रवैया रहा है कि सारा कुछ वही मामला है जो बिजनेस एज यूजुअल अंग्रेजी भी बोलते हैं, उसी तरह से उनका कंडक्ट रहा है। सो दैट हैज बीन द बेन ऑफ द एंटायर पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने कोई पर्याय नहीं दे रखा है लोगों को। जो ऐसे ही चल रहा है जैसे कि कुछ बदला ही नहीं है। लेकिन 2014 से हम देखते हैं कि काफी कुछ, पूरा ढांचा ही उन्होंने चेंज कर दिया है। तो जो रिस्पॉन्सेस है अपोजिशन के, वो उसमें कतई वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि उन्होंने उसकी सीरियसनेस को जाना है। तो वही प्रचार, वही कोई इश्यू, वही कुछ पॉपुलिस्ट मेजर और वही कुछ काउंटर जो बीजेपी करना चाहता है। हालांकि बीजेपी इज नॉट एन ऑर्डिनरी फोर्स। वो लोग फेल हो चुके हैं कि जनता के लिए, जनता के इश्यूज है उसके ऊपर किस तरह लड़े, या जनता को कैसे कम्युनिकेट करे कि ये कुछ पूरा ही जो उनका अभी तक के गेन्स है उनको रिवर्स किया गया है। जी, ये जो फिर से जो आपने इसमें कई कई सारी बातें कही, एक तो यही था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं है, तो उसमें हिस्सा लेने का फायदा क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा बबल अप करके अगर बताएं चुनाव आयोग के बारे में कि ये किस तरह से तेजी से बदला है, और कैसे ये उम्मीद करना कि इस देश का लोकतंत्र कभी आगे इस प्रक्रिया के तहत स्वस्थ रह सकता है। एक साधारण सी बात है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्योंकि बीजेपी ने जब से पावर ले लिया है सेंटर में, उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन का कब्जा लिया है। तो जी इलेक्शन कमीशन भी एक इंस्टीट्यूशन है। जी तो उनको उनका कब्जा लेना एक दूसरी बात है। वो एक सादा, मतलब जैसे दूसरे सारे इंस्टीट्यूशंस है, उनका कंट्रोल लिया उन्होंने, तो वो उस तहत हम देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उससे भी जान सकते हैं कि वो अभी तक का कंट्रोल रहा है। लेकिन जब 23 में उन्होंने एक्ट लाया है कि जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट ही प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे वो इलेक्शन कमीशन रेफरी कैसे बन सकता है? जी तो एक
बहुत एक सिंपल सी बात है। तो ये जानना, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी। तो उस टाइम पे ये जो अपोजिशन पार्टीज है हमारी, उन्होंने जागना चाहिए था और लोगों के सामने एक कुछ तो भी अनयूजुअल ऑकरेंस है, जैसे कि बहुत बड़ी घटना है, उस तरह से पेश करना चाहिए था। तो उनके पास जब जितना भी जो कुछ भी पावर है उसको इस्तेमाल करते, उन्होंने उस तरह का आंदोलन या उस तरह का रिस्पांस दिखाना चाहिए था लोगों को, लेकिन वो फेल हो चुके, उन्होंने कुछ नहीं किया। और एक तरह से तो बोलते रहे वोट चोरी हो एटसेट्रा, दूसरी तरफ बोलते हैं कि, लेकिन ये नहीं, ये जानना जरूरी है कि अगर आपको 100% वोट भी मिले और इलेक्शन कमीशन बोलता है कि नहीं यही आदमी जीता है, बीजेपी ही जीता है, तो आप क्या करेंगे? सिस्टम में यही एक प्रावधान है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ और उसको ये करो कि इन्वेस्टिगेट करें एंड ऑल दैट थिंग। बाय दैट टाइम जब केस आपके कोर्ट के सामने आएगा तो 25 साल हो जाएंगे, तब तक 5 इलेक्शन चले जाएंगे। तो आप करेंगे क्या? इस तरह से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अब मेरा एक ये सवाल भी था कि आप शायद खुद उसके, और आपने देखा भी अपने आसपास, इसको उनको कहते हैं प्रोसेस एज पनिशमेंट। तो वो चाहे अदालतें कर रही या फिर जो है लोकतंत्र के साथ हो रहा हो, तो मुझे तो लगता है कि मतलब हम पैरिटी बना सकते हैं इस तरह से कि जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे जो कतार का जो आखिरी व्यक्ति है, जो हाशिए पे खड़ा हुआ है, उसको उसके हिस्सेदारी से दरअसल हम अलग कर रहे हैं। विपक्ष एक मतलब राजनीतिक दल या एक तरह से होता है, एक माध्यम भी होते हैं, पर एक तरफ लोग हैं जिनकी जिनकी जरूरतें हैं। मतलब अब बिहार का ही लेंगे तो कितने सारे लोगों को नौकरियां चाहिए, कितने सारे नौजवान उसकी उस वर्ग है जो हर जाति, हर समुदाय से है। उनको वो जो चाह रहे हैं या उनकी जो जरूरतें हैं, वो जो मांग रहे हैं, वो तो कोई उनको दे नहीं रहा। और साथ में एक इस तरह का चुनाव उनके ऊपर थोपा जा रहा है, जो कि दरअसल शुरू से ही मतलब अपने स्रोत से ही फिक्स्ड है। वो मतलब लगता है साफ साफ कि वो और उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो ये जो प्रोसेस है पनिशमेंट हमारा देश होता चला जा रहा है, और उस मतलब जैसा कि मैंने कहा कि आप उसके गवाह भी हैं और एक तरह से शिकार भी हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कुलदीप साहब? क्योंकि ये सवाल इस देश में बहुत सारे लोगों के जहन में है, और खासतौर पे वो लोग जिन्हें बार बार निशाना बनाया जाए। वो तो एक चल ही रहा है देश में, वो माहौल ऐसा उठा है कि जो भी इस रेजिम से एग्री नहीं करते हैं, जो भी डिसेंट करते हैं, उनको वो जेल में खोल देते हैं। और बाद में कोर्ट भी एक तो एक संस्था है, कोर्ट भी तो एक इंस्टीट्यूशन है, और उसका जो कंट्रोल है वो उसी तहत में आता है, जैसे कि सारे संस्थाओं का कंट्रोल उन्होंने ले लिया है। तो कोर्ट का बिहेवियर भी इलेक्शन कमीशन के बिहेवियर से कोई बहुत डिफरेंट है, ऐसा कुछ बात नहीं है। कोर्ट से अगर आप जो भी केस है जो स्टेट के खिलाफ हो या स्टेट से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे कोर्ट के जजमेंट सारे ही विवादास्पद है। तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ तक अपना इलेक्शन का सवाल है, तो वहाँ पे पार्टियां आती हैं जो जनता का विश्वास अ, मैंने आगे लेके चलती है। तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि जब भी ये इन्होंने ये पहल की इस तरह की प्रोसेस पनिशमेंट ऐसे को डिप्लॉय करके सबको एक्चुअली टेरराइज किया जाए, पूरे देश को टेरराइज किया जाए कि आप हमसे दूसरा ओपिनियन नहीं रख सकते हो। तो तब तक इन्होंने जागना चाहिए था। जब भी इनका हिंदुत्व का एजेंडा प्रोजेक्ट किया, तो कोई भी पार्टी नहीं है जिसको हम एक्सेप्शन के तौर पे बोल सकते हैं कि इन्होंने इसका प्रतिकार किया, इफेक्टिवली प्रतिकार किया। यही करते रहे तो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेके उन्होंने वही वही दोहराना चाहा, जिससे कि एक्चुअली बीजेपी को फायदा हुआ, उसको लेजिटिमेसी मिली। बिल्कुल। जै ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे आपने कहा कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, कई हमारी केस थी, या ये जो सीए की केस के तहत पूरे स्टूडेंट्स और यंग पीपल आर स्टिल इन जेल। उन लोगों का सवाल है, कभी भी उन्होंने उच्चारण तक नहीं किया कि ये अन्याय है या ये ऐसा नहीं हो सकता है इस देश पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पॉन्सेस कभी भी इस तरह स्पष्ट नहीं रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है, बीजेपी आखिरकार
चल रहा है, तो अगर यही चलना है तो क्या खराबी क्या है बीजेपी में? एंड दे आर एक्चुअली रीइंफोर्सिंग देयर व्हाट अबाउट ट्री आल्सो, बिकॉज उनके कैडर बोलते हैं कि सारे जो पाप बीजेपी कर रहा है आज वो कांग्रेस भी कर चुकी है, उसमें सिर्फ एक्चुअली क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। कांग्रेस एक कांग्रेस एक एक्सपीडियंसी के तौर पे कर रहा था, ये लोग आइडियोलॉजी के तौर पे कर रहा है, इतना ही फर्क है। वेपनाइज कर दिया है इन्होंने उस हर चीज को और उस तरह से। Absolute- पर आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि जो विपक्ष का जो असफलता को लेकर, जैसे कि मुझे भी लगा कि ये इन्होंने आवाज तो उठाई पर वो अभियान या आंदोलन में नहीं बदल पाए जो चीजों को। और अगर वो, क्योंकि अगर जब आपके सारे बुनियादी हक ही छीने जा रहे होंगे, चाहे वो लोकतंत्र के हों या संविधान जो दिए हुए हों या एक प्रक्रियागत है जैसे कि चुनाव की खुद की चीज है, तो अब वो अभियान और आंदोलन, जैसे कि हमने देखा कि जो दो अभियान आंदोलन खड़े हुए इस नरेंद्र मोदी की रजीम में, वो किसानों के थे और सीएए को लेकर थे, जिसमें दरअसल राजनीतिक विपक्ष की कोई बहुत भूमिका नहीं रही। भूमिका नहीं थी। पर वो लोग लड़े और दरअसल उन्होंने सरकार को एक तरह से कदम वापस लेने की तरफ मजबूर भी कर दिया। तो ये एक अजीब अजीब बात है कि लोगों में इस बात का एहसास है कि वो जिस अगर तकलीफ में तो अपने को संगठित करके बात उठा पा रहे हैं, एक आंदोलन बना पा रहे हैं, पर हमारा जो राजनीतिक दल है जिनको ये करना चाहिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक अपने आप में और खास तौर पे इन हालातों में, जो कि शायद अगर देखेंगे तो आपातकाल से भी ज्यादा बुरी है या उनकी तुलना की जा सकती है कि उस तरह से। सही है। जो कि आपने उदाहरण दिए है फार्मर्स एजिटेशन वगैरह के, तो आप जान सकते हैं कि लोगों में कितना एक तरह से रोष है, और उन्होंने अपने तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रख के अपने तौर पे आंदोलन किया, और उन्होंने सब दिखाया भी, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ये सक्सेस हो सकता है। बिकॉज कोई भी ऐसी ताकत नहीं दुनिया में जो लोगों की ताकत से बड़ी है, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। इसके बावजूद विपक्ष ने कोई उससे एक्चुअली लेसन लिया नहीं। ये दुख दुख की बात है। इस तरह से उच्चारण करना कि ये गलत है या इलेक्शन कमीशन पार्टीशन रोल कर रहा है वगैरह वगैरह, ये काफी नहीं है। जो उनको स्पष्ट रूप से जनता के सामने उसको लाना है, और उस लेवल पे लाना है जो कि कमेंसुरेट लेवल है। जिस तरह से ज्यादतियां हो रही है, उसी उसी लेवल के वो अगर करने के लिए उसी तरह का आंदोलन, उसी तरह का रेजिस्टेंस जनता के सामने पेश होना चाहिए, तभी तभी उसकी इंटेंसिटी है जनता को पता लगेगी। तो एक और बात आपने राहुल गांधी के बारे में भी कही कि वो उनके जनेऊ पहनने से लेकर और अभी तक का जो पूरा उनका एक खुद का एक लंबा लर्निंग कर्व रहा है, वो बदलते भी रहे हैं तेजी के साथ और दिखलाई भी देते रहे हैं। और ये भी कहने वाली बात है कि वो हर बार जब जब वो हार जाते हैं तो उनके बारे में लोग बोलते हैं। पर दूसरी बात ये भी है कि पूरे एक तरह से विपक्ष का जो एक नेता हैं, या उनको कहना चाहिए कि वो जो जिसने जो होल्डिंग द बुल बाय द हॉर्न्स में देखा जाए तो राहुल गांधी हैं, बाकी उनके साथ के लोग हैं कुछ और जो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो पर ये भी बात ये है कि वो हम उनसे क्या उम्मीदें और करते हैं, मतलब एक आदमी कितना कुछ करे और उसके साथ का जो पूरा स्ट्रक्चर प्रोसेस, टीम वर्क, बाकी सारी चीजें कैसे होनी चाहिए आपके हिसाब से? राहुल गांधी अनफॉर्चुनेटली नॉट अ इंडिविजुअल। राहुल गांधी इज एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, और उन्होंने अपना रोल जो है उन्होंने समझना चाहिए। राहुल गांधी इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आई वुड लव हिम, not love him to be his friend and all that. But that is not the matter, you know. Rahul Gandhi as a leader of opposition, जो कि एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उनका लीडर है, तो उनको चाहे एलओपी का लेबल चिपका दो या ना चिपका दो, फिर भी उनकी भूमिका वही रही है। तो उनकी एक भूमिका है, उन्होंने समझी नहीं। एक एक तो ये बात है। बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल फोर्स होना चाहिए, बिकॉज बीजेपी इज अ
जायंट ऑर्गेनाइजेशनल फोर्स, एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसको बैक कर रही है और उसके उसके थ्रू बीजेपी उभर रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस को अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको बराबर बनाना तो चाहिए था। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। जब राहुल गांधी कोई भी पहल करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि उसकी कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ में है। कोई दो लोग भी उनकी कांग्रेस के दो उनके साथ में है, ऐसा ऐसा दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ इंडिविजुअल प्रोजेक्शन कर रहा है। और राहुल गांधी ऐसे ऐसी कुछ समझ से चल रहे हैं कि मोदी एक ऑटोक्रेटिक लीडर करके अपना एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम भी उसी तरह का कुछ तो भी काउंटर पैदा करेंगे। ये नहीं चल सकता ना, बिकॉज राहुल गांधी इज नो मैच टू मोदी एज एन इंडिविजुअल। तो इसलिए मैंने लिखा कि वो हम मैनेजमेंट में बातें करते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट की जो एनालिसिस होती है, तो इंडिविजुअल के तौर पे भी वो एनालिसिस होती है कि हमारे इसमें अच्छी स्ट्रेंथ है, उसको किस तरह हम इफेक्टिवली यूज कर सके। ऐसा नहीं है, मैं नहीं ये कह सकता कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो इज नॉट अ मटेरियल टू बी प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं कह रहा हूं मैं। राहुल गांधी मोदी को काउंटर करने के लिए एज ए व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति वो मैच नहीं है। तो उन्होंने कुछ तो भी दूसरा कुछ अपना तरीका, कुछ दूसरी स्ट्रेटेजीज एट हिज ओन लेवल अपनानी चाहिए थी। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रोबेबली एज एन इंडिविजुअल प्रॉब्ली उनकी बहन है प्रियंका गांधी, वो ज्यादा कन्विंसिंग है, वो ज्यादा प्रॉब्ली क्लिक करेगी लोगों के साथ। बट आई डू नॉट नो उनका इंटरनल कैड क्या डायनामिक्स है। तो इस तरह से नहीं हो सकता है। तो हर एक चीज, हर एक कंडीशन में अपने पास स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस होते हैं, उसको चुनने का जो चैलेंज है वो लोगों ने ये करना चाहिए। तो राहुल गांधी हैज conclusively failed in understanding this matter strategically. एक और बात जो ये है कि जैसे मतलब राहुल गांधी के साथ ही बात करें, जैसे कि हमने शाहीन बाग और इसकी बात की, किसानों के आंदोलन की, तो ग्राउंड में एक बहुत अधिक डिससेटिस्फेक्शन है, लोग सफर कर रहे हैं। लोगों के पास फ्यूचर, जो अगर खासतौर पे जो नौजवान है जिनको आप पढ़ाते भी हैं, तो वो सब एक बहुत ब्लीक दिखता है। हर तरह से, हर इंडिकेटर पे भारत का जो है नीचे जाता जा रहा है। जो भी आज वो भी करने कल के हर कार्य में आकार पटेल का लेख छापा था, तो वो एक जहां पर जनता है जो कि बहुत निराश है, और उसको उसको कोई उम्मीद, यकीन, गैरत, डिग्निटी भी नहीं मिल पाती है। और ये जो विपक्ष का जो पूरा काम है, तो वो जो उसका एक मीडियम बन पाना, उसको आर्टिकुलेट कर पाना उन चीजों को, और इफेक्टिवली एक आउटकम तक लेके जाना, तो वो शायद नहीं हो पा रहा है। और ये दुनिया में कई देशों में ऐसा हो रहा है प्रोफेसर तिलटुमे। तो ये मैं समझना चाह रहा था आपसे कि ये जो डेमोक्रेसी का जो डिरेल होता हुआ है, या एक एक बदलता हुआ डैशबोर्ड है, जहाँ पे एक तरह से तानाशाही टेंडेंसी हो रही है, यहाँ पे लोकतंत्र को गेम किया जा रहा है इस तरह से, जहाँ पे हम जो 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 जरूरी मुद्दे हैं, जो जो खास तौर पे लोग हैं, और तंत्र जो है वो जन के खिलाफ बार बार बुलडोजर की तरह आता है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो दलित हैं, और खास तौर पे मुसलमान तो हैं ही क्या, जो जिनको बार बार इसका निशाना बनाया जाता है। तो ये जो बिगड़ता हुआ जो जनतंत्र का जो डैशबोर्ड है, और ये कई देशों में हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक ही तरह के मॉडल हैं, कि क्रोनी कैपिटलिज्म है, या इंडिया है, जो बहुसंख्य, जो जो भी वहाँ के सुप्रीमेसिस्ट लोग हैं, तो वो खतरे में चले जाते हैं, फिर बाकी लोगों के ऊपर वो इतना गुस्सा निकालते हैं। तो ये भी एक नैरेटिव बनता चला जा गया है, और भारत भारत भी उसका हिस्सा है। कई और देशों में भी ऐसा हो रहा है, हम देख सकते हैं। तो ये हालात, इन हालात को लेकर आप भारत को कैसे देखते हैं? हम लोग कैसे हैं इसमें? हम लोग कैसे इसको कैसे निपटेंगे, कैसे आगे निकलेंगे इसमें से? इस इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, क्योंकि इस तरह है, अगर बात लंबी हो जाए तो ये है। बट संक्षेप में ऐसा कहूंगा मैं कि 80s या 90s में जब ये कैपिटलिज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया और उन्होंने अपना स्वर्ण युग एक्सपीरियंस किया 2 दशक तक, तो उसके बाद में
क्राइसिस जो कैपिटलिज्म की इनहेरेंट टेंडेंसी है वो क्राइसिस में और घुसता चला गया। जो वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में जो लोग थे उन्होंने ये न्यू लिबरल काइंड ऑफ जो पर्याय है उसको इंडेंटित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने फिर उसको कोई पर्याय नहीं रहा और उन्होंने फिर 80s और 90s में सारे दुनिया में ये न्यू लिबरलिज्म को अ, लोगों पे लादा, देशों पे लादा। लेकिन ये न्यू लिबरलिज्म का जो पर्याय है वो तो 2 दशक तक भी नहीं टिक पाया। एक अभी सारे ही लोग बोलते हैं, इवन जो एनालिस्ट वगैरह है वो भी बोलते हैं कि न्यू लिबरलिज्म हैज बीन ग्रैंड फेलियर। तो इसके बाद कैपिटलिज्म के बाद कॉस्ट में कोई पर्याय नहीं बचता है सिवाय इसके कि स्टेट को एक टोटलिटेरियन बना दे, फैसिस्ट बना दे और अपना कैपिटलिस्ट ये सिस्टम को रखें। तो उसके सामने कोई पर्याय नहीं बचा है। जो लेफ्ट का पर्याय हुआ था जो पिछले सेंचुरी में जो रिवॉल्यूशंस हुए ऑल दैट काइंड ऑफ दे वो भी सारे फेल हो चुके हैं बिकॉज लोगों के नज़र में वो एक पर्याय नहीं बन सकता है। बिकॉज लोगों ने वाह उन्होंने भी जो लेफ्ट था उन्होंने भी एक हाफ बैक रिवॉल्यूशन की है। उन्होंने उन पे भी कुछ संभालना मुश्किल हो गया और सारे स्टेट जो है वो टोटलिटेरियन बन गए। तो ये जो जो परिप्रेक्ष्य है उसके तहत हमें देखना चाहिए कि पूरा दुनिया ही है उसमें एक ही माहौल सा बन रहा है कि सारे स्टेट है वो ऑटोक्रेटिक बन रहे हैं या तो फैसिस्ट बन रहे हैं या तो टोटलिटेरियन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में सेम बातें चल रही है। तो भारत कोई पूरा देश नहीं है जिसको एक्सेप्शन क्या कहा जाता है। लेकिन भारत इस तरह से एक्सेप्शन बन जाता है कि इसका जो जो फॉर्मेशन है इसको आगे लेने वाले उस फॉर्मेशन का कोई पैरेलल नहीं दुनिया में। जो आरएसएस है और उसके तहत में 100 साल तक इन्होंने प्रिपेयर किया है और बीजेपी एक एकदम फैसिस्ट कोर आइडियोलॉजी को लेकर चल इस तरह का जो प्रिपरेशन है वो दुनिया में नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने टेम्पररीली एक्सपेडिएंट वे वगैरह वगैरह सारे रेजिम्स इस तरह बनते चले गए। लेकिन भारत के जैसा आ, एकदम स्ट्रक्चर्ड एकदम हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड इस तरह का जो अल्टरनेटिव यहाँ पे पैदा हो गया उसका काउंटर नहीं। तो तो फिर लोग बॉस में ये कि इसको काउंटर करने के लिए एक कोई स्पेशल चीज यहाँ पे जो जो भी लोग उनके खिलाफ है या जो भी लोग नहीं चाहते हैं इस देश को उस तरह बनाना तो उन्होंने इस तरह से एक कोई आर्टिकुलेशन करना चाहिए था वो के नहीं हुआ। ये हमारा ये मेरा पर्सनल मानना है। ये एक दुखद बात है। तो अब उसमें जैसे अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से अलग अलग समय में 18 से 23 करोड़ लोग जो हैं इस देश के जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। ज्यादातर लोग फिर भी वो लोग हैं जो लोग उनको वोट नहीं देते, हालांकि वो एक बात पे सहमत नहीं दिखलाई पड़ते। जैसे कि हम विपक्ष के बारे में भी कह रहे थे कि वो कहीं उनके संगठन में एक प्रॉब्लम है, वो लोग आम सहमति नहीं बना पाते हैं। वो आवाज तो देते हैं पर अभियान और आंदोलन अभियान में बदल के आंदोलन में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और वो बहुत तेजी से अपनी रेलिवेंस प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं इस पूरी पॉलिटिक्स में और हमारी जिंदगियों में भी, जो लोगों की जिंदगी है उसमें उन और तो इस सब के बीच में फिर जैसे कि आपने राहुल गांधी के बारे में कहा, तो नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या समझते हैं कि वो 70 के हो गए हैं। वो शुरू में जो बहुत अपना बैंड बाजा लेकर आए थे वो सारे उनके जो है बातें ढकोसला और झूठ साबित हो गए हैं। वो बहुत सारी असफलताओं में उन्होंने भारत को धकेला है एक तरह से, और तकलीफ दे के धकेला है। तो इस तरह के जो नेतृत्व है वो चाहे जितना भी संगठित हो, पर साफ साफ दिखता है कि वो जनता के खिलाफ काम करते हैं। उसकी चाहे आर्थिक हित हो या उसकी सामाजिक सांप्रदायिक इन सारी चीजों को हिसाब से आप देखते हैं। तो उनके बारे में और उनकी बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही उन्होंने अपना क्या कहते हैं
चेहरा नहीं दिखाया है। वो उसके पहले करीबन 1 डज़न साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए, तो वो भी काफ़ी कुछ उससे समझ सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने क्या किया है और जनता के खिलाफ है, ये तो बहुत साफ है। और उनको कोई स्क्रूपल्स नहीं है। दिस इज़ अ पावर हंग्री पार्टी एंड उन वो उसके लिए का चाहे कुछ भी हो जाए वो करेंगे। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इस स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ रहने देना हमारे हाथ में था। इस तरह की जब उन्होंने अपना फाइनेंशियल मसल्स पावर बढ़ाना चालू किया और पूरे सोसाइटी ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो स्टेट का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसका कंट्रोल लेना चाहा, तब हमें एक्चुअली ये लगना ज़रूरी था और लोगों को बताना ज़रूरी था इफेक्टिवली कि ये ऐसा हो रहा है और ये देश के लिए बहुत घातक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे हमारे जो विपक्ष है, उन्होंने इस तरह का कोई भी काम किया भी है, जो उनको लगा कि नरेंद्र मोदी बड़े पावरफुल तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, तो उसी में आवाज़ मिला कि ये भी अपना सॉफ्ट कई काइंड ऑफ ऑप्शन देते रहें कि हाँ, हाँ, ठीक है, ऐसा है। तो लोगों को जो मैसेज जाता है, तो लगता है कि ठीक है, चल रहा है, क्योंकि उनके पास भी तो कोई ठोस ऑप्शन नहीं है, तो यही ठीक है। तो इसमें बुराई क्या है? तो इस तरह से ये माहौल अभी-अभी बढ़ते-बढ़ते इस तरह आया कि अभी उसको कोई कोई ब हम देखते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए मैंने वो एक्सास्परेटिंगली वो लेख लिखा है कि लोगों को समझे एटलीस्ट इलेक्ट्रिक की बात बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं चलेगी। है समझ लेना चाहिए कि बीजेपी जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो हार ही नहीं सकता है, जब तक वो ना चाहे। वो चाहेंगे एक दूसरा जैसे छत्तीसगढ़ का झारखंड का इलेक्शन उन्होंने जीता स्टेट और हारे। तो झारखंड भी नहीं छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का हाँ, के पहले। इस तरह लोगों लोगों का एक लेजिटिमेसी पे रहती है और वो चलता रहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी हारता नहीं है इलेक्शन। तो बीजेपी जब चाहे तो वो हारते भी जाएंगे, एक एक दूसरा इलेक्शन हारेंगे, लेकिन वो पावर छोड़ेंगे नहीं कभी और वो उनको उस पावर से डिसलॉज करना करीबन नामुमकिन सी बात हो गई है। जी। एक और बात ये भी थी कि जो बीजेपी का जो एक पूरा जो हिंदुत्ववादी या गोडसेवादी जो उनकी राजनीति है, आरएसएस की भी और बीजेपी की भी, तो इसके बीच में जो आप क्योंकि मैं आप एक अम्बेडकर वादी भी हैं और उनको उनके बारे में पढ़ते हैं, तो मैं ये भी समझना चाहता था आपसे, और ये हमारे हिंदी पाठकों के लिए बहुत शायद बहुत जरूरी है कि वो ये देख पाएं कि ये जो दलित समाज की जो राजनीति है वो किस तरह से आकार ले रही है, और खासतौर पे हिंदी पट्टी के जो जिस तरह से हम देख रहे हैं मायावती का भी अभी का जो स्वरूप है, और बाकी जो लोग इसकी जो लीडर जो बन रहे हैं, जो नए नए छोटे मोटे हैं, मोटे मोटे तौर पे, पर उनका जो नेतृत्व है वो किस तरह से अपनी बातें या अपनी अपने महत्वाकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पा रहा है इस समय की राजनीति में। ये जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं पार्टियां एंड ऑल दैट, पहले तो मैं ये नहीं समझता कि कोई ये अम्बेडकरवाद जैसी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। बाबा साहब ने कोई अम्बेडकरवाद नहीं दिया है। उन्होंने एक प्रोसेस में बहुत सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अपनाए और छोड़ भी दिए। तो अगर उनको इफेक्ट में किया जाए तो उनमें बहुत सारे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन दिखेंगे। जी। वो बेसिकली प्रैग्मेटिस्ट थे। अभी जो हमारी पार्टियां हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती है, उनको वो प्रैग्मेटिस्ट है लेकिन साइंस प्रिंसिपल कोई तत्व नहीं उसमें, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिस्ट बनती रहे, उनका बनना बहुत जायज है। तो सारी पार्टी का बिहेवियर आप देखेंगे आज के दौर में तो ऐसा दिखेगा कि ये सारे लोग इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी के खेमे में घुस रहे हैं, चाहे चाहे बी टीम करके हो या तो चाहे चाहे डायरेक्टली हो। आप जानेंगे, इस तरह से भी जान सकते हैं स्टैटिस्टिकली कि बीजेपी आज रिसेंट इलेक्शंस में सारे पार्टी को मिलाकर भी उनके पास रिजर्व सीट्स सबसे ज्यादा है। जिससे भी आपको अंदाजा सकता है कि ये पार्टियां क्या कर रही है।
तो मैं नहीं समझता हूँ, मैं उस वाद में नहीं पड़ूंगा कि कोई अम्बेडकरवाद जैसी चीज दुनिया में है। मैं कभी नहीं मानता। मुझे लोग कहते हैं, ये लेबल चिपकाते हैं, ये कास्टिज्म है, जो कि क्योंकि मैं दलित हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए बोलते हैं कि वो तो दहेज में मिलता है, अम्बेडकर चिपका दिया। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं समझता कोई अम्बेडकरवादी मैं, लेकिन अम्बेडकर का फॉलोअर और इंस्पिरेशन भी रूफटॉप से एक्नॉलेज करता रहा हूँ। जी और शायद मेरे से ज्यादा कोई अम्बेडकर को फॉलो नहीं किया होगा। वो भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई दूसरा भी एक आदमी पैदा करे तो मैं चैलेंज करूँ। बिल्कुल। नहीं, पर ये जो जैसे कि हम बिहार में भी देख सकते हैं कि ईवीसी अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट बना, और वो भी सारी तकलीफों मजबूरियों के बाद भी वो लोग जो है इनके साथ दिखलाई पड़ते हैं, जो नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों के साथ। तो ये एक अंतर्विरोध जो है, इसको मतलब ये एक समस्या है या इसको एक सच्चाई है, इसको ये एक चुनौती है, इसको हम कैसे देखें, और इसमें भी आगे का रास्ता किस किस तरह का, या एक ये इस समय की उनकी जर्नी का एक हिस्सा है ये। बीजेपी कोई एक स्ट्रेटेजी अपना नहीं रहा है। उन्होंने एक्चुअली उसको जो भी उनका जो कोर एजेंडा है, उसको उन्होंने पॉपुलिज्म को भी जोड़ा है। जैसे वो 10,000 रुपया हर एक लेडी को देना बिहार में, या गरीबों को बांटना, या अ, इस तरह की जो बातें हैं वो भी करते रहे हैं। तो लोगों को ऐसे लगना संभव है कि कांग्रेस के ज़माने में तो हमको ऐसा कुछ कोई अहमियत नहीं देते थे। अभी तो एक नरेंद्र मोदी तो एटलीस्ट बातें करते हैं, कभी दे भी देते हैं। तो क्यों ना, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि अच्छाई तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है दूसरी पार्टीज में, तो चलो इन्हीं के साथ चलो। और जो मोमेंटरी भी जो होता है, जो इलेक्शन का जो एजेंसीज होती हैं, तो ये जो दलित पार्टियां हैं, वो उसका जो बचा हुआ काम है वो करती रहती है। तो उस तरह से पूरा वो जो माहौल है उस एक इन फेवर ऑफ बीजेपी बनता जाता है। तो लोकतंत्र जो है वो लगभग कुल मिला के चुनाव का प्रबंधन है, और उसको उसमें बाकी चीजें जो उसके एलिमेंट्स होने चाहिए थे उसके, वो अब कहीं उनकी जरूरत शायद उस तरह से रहने की, जैसे कि शुरू में शायद समझी गई होगी, जिसको लेकर शायद संविधान बनाया गया था, और जिस पर भारत यहाँ तक पहुंचा था। तो जो आखिरी में मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अब आगे का रास्ता आप कैसे देखते हैं? आप कहाँ से इस भारत के देश के लोगों के लिए और इनके लोकतंत्र के लिए किस उम्मीद कैसे देखते हैं? कहाँ से उम्मीद का रास्ता कहाँ से निकलता है? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत निराशामय वातावरण है। इसे इसी निराशा से मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन ये नहीं कहता हूँ मैं कि पूरा निराश होने की बात है, बिकॉज ऐसा कोई दुनिया में सवाल नहीं जिसका सोल्यूशन भी नहीं है। तो लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने इंडिकेट किया है कि हर एक चीज का स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होता है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस माहौल में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। हम माने एक कलेक्टिवली उसमें अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी आए, सब कुछ है। कुछ कुछ बातें जो संविधान की हम दुहाई देते हैं और उसी को एक और पॉइंट बना लेते हैं। एक 24 के इलेक्शन के दौरान चल भी गया। लेकिन हमें देखना चाहिए इंट्रोस्पेक्टिवली कि संविधान में भी कोई ऐसी, इट इज नॉट समथिंग लाइक पैरागॉन ऑफ वर्च्यू। उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस रहे हैं, और संविधान को जरा क्रिटिकली देखने की बहुत जरूरी है। वो एक बात है। लेकिन जहाँ तक आपका सब क्वेश्चन था, उसका जो डायरेक्ट आंसर उसी पर से मैं दूंगा कि उन लोगों ने अभी भी जो हालात है उसका जायजा लेना, और उसको उसको स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ ऑप्शंस निकालना, वो करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ बन पाए। मैं उस तरह से निराश नहीं हूँ, लेकिन अगर ये बिजनेस एज यूजुअल अगर चलता जाए तो इस देश का कुछ होने वाला नहीं। जी।
एक एक आखिरी सवाल ये भी था कि कई जगह जो लोग हैं जो जिनकी जनपक्षधरता के साथ वो लोकतंत्र में आए और चुनाव लड़ रहे हैं, कई जगह उनको अम, जैसे कि अभी हमने वेनेजुएला में भी देखा या न्यूयॉर्क में देखा, जहाँ पे भी ऑड्स और चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी मतलब एक जैसे कि वॉलंटरी फोर्स लेकर चंदा इकट्ठा करके वो वहां तक पहुंचे। तो क्या इन इस तरह के उदाहरणों को भारत में देखा जाना चाहिए कि हम यहाँ से कुछ निकाल सकें अपने लिए, क्योंकि जाहिर तौर पे जो जिसको आप बिजनेस एज यूजुअल कह रहे हैं, जो इस समय का जो विपक्ष है, मतलब खासा क्लूलेस नजर आता है अगर देखा जाए तो, कि वो लड़ना कैसे है। और वो शुरू से ही एक तरफ हार मान के वो मैदान में उतर रहा है, फिर वो कहता है कि हम हार गए। तो इसका तो कोई मतलब एक, जो कि आप भी अपने लेख में कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका, अब फिर दूसरी बात जो कि हम अपने पड़ोसी देशों में देख रहे हैं, जिसको लेकर आरएसएस भी चिंतित है कि जेनजी कहीं ना जो है वो कहीं बिदक या भड़क ना जाए वो। तो वो भी एक सवाल है। और भारत में बहुत सारे नौजवान हैं जिनका जिनका भविष्य लगभग ये सुनिश्चित कर दिया गया है पिछले 12 सालों में कि वो अंधकार में ही होने वाला है। जबकि एक समय हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे और कहते थे कि हम चीन से अगर हम बराबरी के आसपास पहुंचने वाले थे तो शायद इसी कारण पहुंचने वाले थे। तो ये जो आसपास जो उदाहरण है, जो दूसरे देशों में भी, दुनिया में कई लोग हैं जो लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। अ, अ, कई देश, पोलैंड में लड़े, अभी वेनेजुएला का जैसे मैं उदाहरण दिया आपको। तो उसको उनसे कुछ सीखने समझने हमारे पास कुछ मदद मिलने के रास्ते हैं, आपको लगता है? नहीं, सीखने की बातें बहुत सारी होती रहती है और हम लोग इतना ही है कि हम सीखते नहीं है। हाँ, वो एक जरूर कहा जा सकता है। तो जो राम ममदानी की बात है, मैं कहूँगा कि अगर स्ट्रैटेजी के तौर पे उसको देखा जाए तो वहाँ पे सीख ले सकते हैं कि अगर हमें डिटर्मिनेशन हो और चाहे अगर हम सारी परिस्थितियां बराबर से जाने, तो वो इस माहौल में जो अमेरिका का जो या ममदानी का जो माहौल था, उसमें जीतना बहुत नामुमकिन सा था, बट उन्होंने जीत के दिखा दिया। तो वो हो सकता है। तो ये भी एक एक्चुअली इट्स अ विक्ट्री ऑफ समथिंग लाइक स्ट्रेटेजाइजिंग। जहाँ तक दूसरी बातें हमारे इर्द गिर्द के देशों में हो रहा है, जनजी वगैरह के आंदोलन से हो रहा है, वो शायद इस देश को होना नामुमकिन है, बिकॉज इसका जो आकार है, इसका जो साइज है देश का, वो इटसेल्फ इज एक्चुअली एक्ट्स एज अ क्वेश्चन। तो वो पूरे देश में एक जैसा माहौल करके कुछ हो जाए, वो शायद पॉसिबल ना हो। और तीसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा ये कि भारत चाहे कुछ भी हो, दूसरे सॉल्यूशंस है यहाँ पर रिप्लिकेट नहीं होंगे। हमें ये जानना एज ए प्रेमाइज बहुत ज़रूरी है कि भारत एक यूनिक देश है, उसकी परिस्थितियाँ यूनिक है, और हमें अपना ही सॉल्यूशन हमें आर्टिकुलेट करना पड़ेगा। तो हर बार हमें यहाँ पे यही की परिस्थितियों के घुस कर हमें स्ट्रैटेजी अपनाना अपनी चारों ओर करना पड़ेगा। तो क्योंकि कहीं पे किसी देश में ये चला, किसी देश में ये रिवॉल्यूशन बना, तो यहाँ पे भी इस तरह हो जाएगा। ये नाम नाम लूंगी। हाँ, मतलब वो तो असफल ही रहे हैं जो भी, पर फिर भी मतलब अगर लोकतंत्र को मजबूत करने की चीजें जो भी मिल सकती हैं, और उसको हम कैसे देखते हैं, ये एक सवाल है जिसको लेकर शायद सोचने की जरूरत है। और उसको हम किस तरह से अपने यहाँ कर सकते हैं, इसको अमल में ला सकते हैं। तो ये जो मतलब मैं, पर फिर भी ये सवाल है कि चलिए जनजी अगर यहाँ पे क्रांति या ऐसे कुछ चीज नहीं करेगा, पर उसके वो कैसे देखता है इन चीजों को, वो समझ पा रहा है कि वो किस तरफ जा रहा है, उसके लिए इस देश में क्या है। तो नौजवान क्या करें, कैसे देखें इस पूरे हालात को? नौजवानों में कोई ऐसी खास सीरियसनेस दिखाई नहीं देता है। उनको लगता है कि बस ऐसे ही चलता है। उन्होंने भी उसको ऐसे बिजनेस एज यूजुअल माना है, जहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करो, अपना देखो। दे
neoliberalism already actually polarized society into individuals. सो वो भी एक इंडिविजुअल बने, वो प्रोडक्ट है न्यूलिबरल एरा से, वही पैदा हुए हैं। तो वो एक इंडिविजुअल पैदा हुआ है और वो इंडिविजुअल देख और उसी तरह से बातें करते हैं। कलेक्टिव में कोई किसी को विश्वास वहाँ नहीं है। तो ये जो कलेक्टिव का और ये सवाल जो है वो डेमोक्रेसी से बहुत जुड़ा हुआ सवाल है। हम कलेक्टर्स को ऐसे बाउंड बने कुछ कुछ इस तरह हम उसको देखते हैं। तो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल तो रहेंगे। सालों मैंने सदियों से ये फिलोसोफर वगैरह लोग हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आदमी एक इंडिविजुअल करके नहीं जी सकता है। आदमी एक बहुत दुर्बल प्राणी है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो कलेक्टिव्स में ही हो सकता है और ये डेमोक्रेसी उसको एक क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट है, उसका एक प्रारूप है। तो ये जानना और जो नया जनरेशन है जेन जी वो उसके बाद में भी आएंगे और जीस, तो उनको हम समझाना पड़ेगा। तो हमारे हमारे जनरेशन का ये फेल्यूर है कि हम उनको कुछ नहीं सोशलाइज कर पाए इन वैल्यूज में। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया दिलरुमे साहब इस बातचीत के लिए। आपका लेख सब कुछ मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे सभी लोग जो लोग बिहार चुनाव में के जरिए भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मतलब भारत के लिए मतलब क्या है, वो दोनों लेख जो थे वो बहुत ज़रूरी भी थे सबके लिए पढ़ना। और मेरे ख्याल से हमें समझ बढ़ाने के लिए भी और ये देख पाने के लिए भी कि हम सब कुछ कैसे देखते हैं। तो एक तो आपकी आगे भी प्लीज़ लिखते रहिए अच्छे से। और मेरे ख्याल से अगर हम आगे भी बात कर पाएंगे हिंदी भाषियों से आपके साथ, हिंदी भाषियों के लिए, तो हम लोग हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और शायद उनके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको ये बातचीत दर्शकों को पसंद आई तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।